हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम जान रहे, इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको सेल। मैंने सेल के बारे में जितने भी थ्योरी थे सब आपको मैंने कवर करा दिया। आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है? डीएनए आपका एक आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, वो जाएगा, उसमें क्या होगा, स्थानांतरण होता है। अब आप कहेंगे ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, स्थानांतरण क्या है, नहीं समझे? तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और बेसिक से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आपका चेहरा, आपका नाक या आपका रंग रूप आपके माता पिता से मिलता है, होता है ना। या कहेंगे कि मान लीजिए आपस में भाई बहन का कुछ कैरेक्टर क्या होता है, आपस में सिमिलर दिखता है, समान दिखता है, होता है ना। कि कहते हैं कि ये लक्षण लग रहा है अपने पापा से पाया है, ये लक्षण अपने माता से पाया, होता है ना। सुना है कि नहीं सुना है? तो यही जो होता है, जो आपका सिमिलरिटी जो दिखता है, ये किसके कारण दिखता है? इसी डीएनए के कारण। डीएनए मतलब क्या? यही जो एक डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। मतलब जो क्या हो रहा है कि वो कैरेक्टर आपके चाहे माता से चाहे आपके पिता से क्या हो रहा है, आप में ट्रांसफर हो रहा है, तभी ना कुछ आपकी सिमिलरिटी उनसे दिखाई देती है। अब ये तो नहीं है कि एकदम से आप उनसे डिफरेंट होते, कुछ ना कुछ तो जरूर आपका समरूपता दिखता है, पता चल जाता है कि हाँ इन्हीं का ये बच्चा है या बच्ची है। ठीक है, तो ये आप ऊपर से भी पता लगा सकते हैं। प्लस इसके इंटरनल के लिए तो वो बाद में दूसरा टॉपिक आएगा, तब हम वहाँ जानेंगे। लेकिन अगर बाहर की संरचना से देखें तो देखते नहीं, किसी का नाक मिलता है, किसी का ओठ मिलेगा, ठीक है, किसी का गोरा रंग, सांवला रंग, कुछ भी, ये सब क्या होता है, माता पिता से ही वो कैरेक्टर बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो बात करें डीएनए की, तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, इस प्रकार क्या है, डबल हेलिक्स संरचना आपको दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी क्या होती है, डीएनए पाया जाता है। तो बात करें डीएनए की, तो देखिए सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है क्या, सेल। मैंने आपको सेल ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, सेल के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो ये क्या है, सेल की एक संरचना है। तो सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ये हो गई, ये हो गया क्या, सेल हो गया। सेल को क्या बोलेंगे, कोशिका। अब बात करें इस कोशिका की, तो देखिए इस कोशिका में आपको बीच में एक केंद्रक दिखाई दे रहा था, कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही थी, जिसको हम क्या नाम दिए थे बेटा, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। इसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब इस पूरे जो सेल को जो काम, मतलब जो पूरे सेल को कंट्रोल कौन रखता है, यही न्यूक्लियस रखता है। क्योंकि अब क्या है, जैसे मान लीजिए सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते थे, तो उनका अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता था, उसको ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल रखता था। इसीलिए न्यूक्लियस इसको क्या करता है, कंट्रोल करता था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जिस प्रकार हमारे शरीर का ब्रेन कौन, मतलब हमारे शरीर को कौन कंट्रोल रखता है, मस्तिष्क, उसी प्रकार ये न्यूक्लियस रखता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में आप देखेंगे, इस न्यूक्लियस में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो जोड़े में दिखाई देंगे, पेयर में दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्रोमोसोम के और अंदर इसकी छोटी इकाई देखेंगे तो आपको इसी में क्या दिखाई देगा, डीएनए दिखाई देगा। और इस डीएनए के अंदर और अगर छोटी मतलब कोई यूनिट देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, जीन। मतलब बात करें अगर जीन की, तो जीन क्या है, जीन ही वो है जो आपका सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है, किसका, हेरिडिटी का, मतलब आनुवांशिकता का, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है जो कैरेक्टर, वो डीएनए, मतलब डीएनए नहीं होता, डीएनए का क्या होता है, जीन। क्योंकि जीन से ही मिलकर क्या बनते हैं, डीएनए बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए यहां पर ये कोई धागी नुमा संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पर आप इस प्रकार कण दिखाई देते हैं।
और इन दोनों को मिला के ये क्या है, जीन के मतलब पेयर में, मतलब जोड़े में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, जीन दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या बोल देंगे, जीन। ठीक है, अब ये जो जीन है, अगर देखिए यही जो आपको ये जो धागा दिख रहा है, ये जो संरचना दिख रही है, अगर यही आगे चल के कुछ इस प्रकार अगर क्वाइल्ड हो गई, ठीक है, मतलब ट्विस्ट हो गई, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, डीएनए। ये क्या हो जाएगा, डीएनए। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं जीन जो जोड़े में दिखाई दे रहा है, फिर आगे चल के ये क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे में क्या हो जाएगा, अगर उन्हीं को हम क्या करें, लपेट दे, तो आप देखेंगे उसको हम क्या नाम दे देंगे, डीएनए। और यही डीएनए आगे चल के एक प्रोटीन से अटैच होता है, एक प्रोटीन से क्या होता है, जुड़ जाता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। ठीक है, इस प्रोटीन का क्या नाम है, हिस्टोन। इसको क्या नाम देंगे, हिस्टोन। ठीक है, तो जब यही डीएनए इस हिस्टोन के प्रोटीन, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होगा, लिपट जाएगा, तब क्या करेगा, अब ये बहुत सारे मतलब अपने मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, एक चैन बना लेंगे। तो जब वो पूरे चैन मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। हम क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई भी इस तरह से, मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके चारों तरफ एक धागे में अगर संरचना लपेट जाती है, तो उसी को बोलते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको इसका डायग्राम डिटेल में दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेल है। ठीक है, इस सेल में देखिएगा क्या होगा, इस सेल देखिए आगे चल के क्या करेगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है आपका, ये क्रोमोसोम है। इनको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। ठीक है, अब यही क्रोमोसोम देखिए यहाँ पे आगे ये चल के आपको ये डबल हेलिक्स टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। और इस डीएनए को, इसका अगर थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा आप क्या ले लेंगे, इसका थोड़ा सा सेगमेंट लेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर सेगमेंट लेंगे तो उसी सेगमेंट को हम नाम दे देते हैं क्या बेटा, इसको नाम दे देते हैं जीन। तो यहाँ तक आपको, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नहीं समझ तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा कि सेल आपने देखा है, सेल में मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया है, न्यूक्लियस में ही आपको क्रोमोसोम दिखाई देते हैं जो हमेशा जोड़े में दिखाई देंगे। ठीक है, हम क्रोमोसोम के बारे में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि इसमें न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस में क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। और उस क्रोमोसोम में आप उसके अंदर अगर देखेंगे तो उसके भी अंदर आपको एक स्मॉल यूनिट दिखाई देती है जिसको बोलते हैं डीएनए। और यही डीएनए अगर इसका थोड़ा सा सेगमेंट लेंगे, कोई छोटा सा सेगमेंट लेंगे, तो उसको हम नाम दे देते हैं जीन। मतलब जीन से बनता है डीएनए, और डीएनए फिर कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और जो आपका मैंने अभी जो बताया कि जो डीएनए है, जो हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, घिरा हुआ, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पर आपको ये हिस्टोन प्रोटीन दिखाई दे रहे होंगे, और इसी हिस्टोन प्रोटीन पर क्या है, ये धागे नुमा संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कर रहा है, इस हिस्टोन प्रोटीन को क्या कर रहा है, घेरे हुए है। ठीक है, इसको यही क्या है, धागा जो दिखाई, ये डीएनए है आपका, और ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी प्रोटीन है, तो नाम याद रखेगा कि उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए, तो आपने पढ़ा होगा, एक नाम सुना होगा, डीएनए आरएनए आपने सुना ही है। ठीक है, तो आपने डीएनए भी सुना है और आरएनए सुना है। तो अब इन डीएनए और आरएनए को हम कहते क्या है, तो देखिए डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। मतलब बात करें कि न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब उस न्यूक्लिक एसिड में याद रखिएगा दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक होते हैं डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, तो अगर बात करें इस डीएनए मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में हमको मेन पढ़ना है, लेकिन पहले आप जान लीजिए न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं, बस न्यूक्लिक अम्ल क्या है, जान रहे हैं। देखिए अब आपका सेल ही पूरा जटिल है, तो न्यूक्लियस जब पूरे सेल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मतलब सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूक्लिक एसिड जो उसमें उपस्थित है उसी के द्वारा तो हो रहा है कंट्रोल सब कुछ, तो क्या होगा, वो भी जटिल होगा। तो ये क्या थोड़ा सा क्या होते हैं,
जटिल कार्बनिक अणु होते हैं जो जीवों में क्या होते हैं, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संप्रेषित करते हैं। मतलब क्या करेंगे, स्टोर भी करेंगे और ट्रांसमिट भी करेंगे। तो आनुवांशिक जानकारी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो कैरेक्टर आपके माता पिता में है वही कैरेक्टर आगे वाले जनरेशन में जाएगा, फिर उसके आगे जनरेशन में जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से यही आनुवांशिक जानकारी है, चाहे वो उसको स्टोर करे चाहे उसको ट्रांसमिट करेगा, ये कौन करेगा, यही आपका न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड अभी मैंने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये तो आपने ऑलरेडी, आपको याद होगा, क्या बोलते हैं उसको, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जिसको डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म अभी तक नहीं पता? अगर जिसको नहीं पता है तो आज वो जरूर याद कर लेगा, क्योंकि आज हम आपको पूरा जो डीएनए है उसको बेसिक से और पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। वो भी आपको पूरा बाइलिंगुअल बताएंगे। तो देखिए, तो इसका क्या फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार आरएनए को देखेंगे तो आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे, क्योंकि एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका ये जो अब सोचेंगे कि डीएनए, ठीक है, अभी आपने बस डीएनए बताया कि आनुवांशिक पदार्थ है, तो आरएनए कहाँ है? तो आपने एक वायरस सुना होगा, एचआईवी वायरस, ठीक है। एचआईवी वायरस क्या है, जो एड्स के लिए, आपने एड्स बीमारी का नाम सुना है ना, ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इसी एचआईवी वायरस के कारण क्या होता है, एड्स, व्यक्ति में एड्स हो जाते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए पाया जाता है। मतलब कुछ केस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, बाकी मैक्सिमम आपका जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। बस कुछ में आपको आरएनए दिखाई देगा, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में भी देखेंगे उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल हैं। तो अब जो डीएनए है ये क्या करेगा, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अब प्रोटीन संश्लेषण क्या, ऐसा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता तो करता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें भी कहीं कहीं किसी किसी केस में आप देखेंगे आनुवांशिक जानकारी को भी ये क्या करेगा, संग्रहित करेगा। कौन करेगा, आरएनए, ठीक है। तो अब बात करें इस डीएनए की, ठीक है। तो अब डीएनए में अगर आप देखेंगे, डीएनए में मोस्टली मतलब अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से होते हैं, तो मान लीजिए ये हो गया आपका डीएनए। डीएनए आप समझ रहे हैं, डीएनए को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए जो होता है इसमें पाया जाता है क्या, सबसे पहले आप लिख सकते हैं सुगर, मान लीजिए लिख दिया मैंने सुगर, ठीक है, पेंटोस सुगर या सुगर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, और एक पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। क्या पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो देखिए याद है क्या, डीएनए किससे किससे मिलकर बना होता है, सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब ये जो सुगर होता है तो याद रखिएगा सुगर भी 2 तरह के होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोस और एक राइबोस, ठीक है। तो ये डीएनए है, तो डीएनए में अगर पूछा जाए किस प्रकार का राइबोस सुगर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबोस सुगर यहाँ पर पाया जाता है। तो आप चाहे यहाँ डीऑक्सीराइबोस लिख दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, बस क्योंकि आप उसके फुल फॉर्म से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा सुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस सुगर। और वहीं आरएनए की बात करेंगे तो उसमें आपको किस प्रकार का सुगर दिखाई देगा, राइबोस सुगर, ठीक है। फिर नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो देखिए जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन बोलिए या पायरिमिडीन बोलिए, ठीक है। अब देखिए अगर ये जो बात करें अगर इस प्यूरीन की, तो प्यूरीन में याद रखिएगा ए आता है और जी। अब ए और जी क्या है, ए का मतलब होता है एडिनिन, शॉर्टकट में ए लिखते हैं, और अगर आपको फुल फॉर्म लिखना हो तो क्या बोलेंगे, एडिनिन, और जी मतलब ग्वानिन, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम आ जाएंगे
पिरिमिडीन में। तो पिरिमिडीन में आप देखेंगे क्या, यहाँ पर आएगा आपका T एंड C, ठीक है। लेकिन देखिए आरएनए में आपको थायमिन की जगह पे यूरेसिल दिखाई देगा, याद रखिएगा। लेकिन जब हम आपको आरएनए पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी, तब दोनों को हम कंपेयर करके एक बार जरूर आपको बता देंगे। लेकिन अभी आप बस यहाँ पे डीएनए के बारे में जानिए, ठीक है। तो जो T फॉर मतलब क्या, थायमिन, थायमिन हो गया, और C फॉर साइटोसिन, ठीक है। तो ये हो गए आपके नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो फास्फेट ग्रुप आप समझ रहे हैं, इसमें फास्फेट ग्रुप लगेगा। तो देखिए अब हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि अगर न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट की बात करें तो हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि जो शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे साइड में हम लिख के आपको बता दे रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं, शुगर प्लस फॉस्फेट, एक मिनट, शुगर मैंने लिख दिया, क्या लिखेंगे, शुगर लिखेंगे और प्लस नाइट्रोजनस बेस लिख सकते हैं। क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। ये तो सिंपल है, जो आप अभी देख ही रहे ऊपर बोर्ड पे, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है। देखिए शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। लेकिन अगर इसी में ही फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा तो इनको हम क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये भी लिख सकते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, मतलब यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो रहा है, नीचे लिख दे रहा है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। और न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन आएंगे, शुगर आएगा और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही फॉस्फेट इसमें जुड़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो डीएनए के कंपोनेंट है कौन कौन से हैं। तो शुगर आते हैं, नाइट्रोजनस बेस आते हैं और फॉस्फेट ग्रुप आते हैं। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो उसमें प्यूरिन है, पिरिमिडीन है। प्यूरिन में देखेंगे आपको एडिनिन दिखाई देंगे, ग्वानिन, और पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि मान लीजिए प्यूरिन दे दिया और पूछ उसके क्या करेगा, उनके बॉन्ड को पूछ लेगा, मतलब इसमें प्यूरिन कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन प्यूरिन है। तो चारों ऑप्शन दे देंगे, तो या तो दो ऑप्शन देंगे, एक नन ऑफ द एबव होगा और तीसरा चौथा हो जाएगा क्या, बोथ। इस तरह करके भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन किसी तरह घुमा के बना सकता है। तो आपको याद रखना है ये चारों बेस पेयर, आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एडेनिन और ग्वानिन दिखाई दे रहा, थायमिन और साइटोसिन। तो देखिए जो आप जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखेंगे इस प्रकार, ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी के द्वारा ये दोनों इनके क्या होते हैं, चेन जुड़े होते हैं, ठीक है, दोनों हेलिक्स से जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इसमें हमेशा देखिएगा जो एडेनिन होता है, ठीक है, एडेनिन किससे हमेशा पेयरिंग करेगा, थायमिन से। और थायमिन से जब भी पेयर करेगा तो उसके बीच में कैसा बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड। वहीं अगर आप ग्वानिन और साइटोसिन को देखेंगे, मतलब ग्वानिन से पेयरिंग कौन करता है, तो साइटोसिन। तो इनके बीच में हमेशा आपको कैसा बंध दिखाई देगा, ट्रिपल बंध, मतलब त्रिबंध आपको दिखाई देंगे। तो देखिए हमेशा एडेनिन से थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन से साइटोसिन, ठीक है। और एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है साइटोसिन से। इसीलिए जब भी डीएनए को रेप्लिकेशन करना होता है तो हमेशा यही वाला सीक्वेंस खोजता है कि कहाँ पे एडेनिन थायमिन की संख्या ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड पाया नहीं जाता, डबल या तो ट्रिपल ही आपको दिखाई देंगे। तो अब देखिए अगर आपको डबल बॉन्ड के कंपेयर में ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए अभी क्या है कि आपने वो कहानी सुना होगा ना, किसी एक गरीब का जो लकड़ी का गट्ठर लेके देता है, पहले बेटों को एक एक करके देता है, आपस में सब लड़ाई करते, पड़ता नहीं है तो क्या करते, एक एक करके देते तो आराम से तोड़ देते, दो देते उसको भी तोड़े, लेकिन जब गट्ठर बना के देता है तो
नहीं टूटता है। तो कुछ प्रकार यहाँ पे भी इसी प्रकार यहाँ पे है कि अगर देखिए डबल बॉन्ड है तो उसको जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके कंपेयर में उसको तोड़ना आसान होता है। तो इसीलिए यहीं से ही रेप्लिकेशन शुरू करते हैं कि जिससे ये क्योंकि क्या होता है एडेनिन थाइमिन के बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा आसान होता है देन ग्वानिन साइटोसिन के बीच के बॉन्ड को, क्योंकि वहां पे क्या है ट्रिपल बंद है, मतलब वहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे, जिसकी वजह से क्या है उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्लस क्या होता है बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं इसी को ही तोड़ते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इतने का आप चाहते स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। तो अब पहले हम डीएनए के बारे में, उनके खोजकर्ता के बारे में जान ले। ठीक है, क्योंकि देखिए जो डीएनए है ना, मतलब बात करें डीएनए की, तो डीएनए की खोज देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, खोज और प्लस डबल हेलिक्स मॉडल, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोग बस कहीं भी वाटसन एंड क्रिक, अगर डीएनए से संबंधित वाटसन एंड क्रिक आके बस आप फटाक से ट्रिक करके चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि खोजकर्ता अलग है, मतलब अगर बात करें उसको आइडेंटिफाई किसी और ने किया, और डबल हेलिक्स उसका जो मॉडल है वो किसी और ने दिया। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए होता है ना, अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो उसमें तो आपको सर्कुलर डीएनए दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स में देखेंगे तो वहां पे वेल डेवलप आपको डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो डीएनए अगर बात करें सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, तो एक स्विस केमिस्ट थे, मतलब एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने ही क्या की थी? डीएनए की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। कहां से की थी? इन्होंने पस सेल, किसमें खोजा था? पस सेल, इन पस सेल। ठीक है, अब जो ये पस सेल है, जब उन्होंने इसमें इस डीएनए को देखा तो वो नहीं कि उसको डीएनए नाम दिया, उन्होंने बस उसको क्या कहा, उसको टर्म दिया न्यूक्लिन। तो याद रखिएगा अगर न्यूक्लिन टर्म पूछ लिया किसने दिया था, तो फ्रेडरिक ने। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। ठीक है, क्यों न्यूक्लिन दिया? न्यूक्लियस में प्रेजेंट था इसलिए उसको न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी नाम नहीं दिया, डीएनए भी नहीं दिया, आरएनए भी नहीं दिया, क्या दिया? न्यूक्लिन। क्यों दिया था? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट था। और खोज कहाँ किए थे? पस सेल में। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। तो किसने किया था सबसे पहले खोज? इनकी खोज की थी 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। लेकिन जो इसका 3D डायमेंशनल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है, कैसा? 3D आप समझ ही रहे हैं, आजकल तो सारे बच्चे 3D समझ रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो 3D स्ट्रक्चर है उसका जो डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए अगर आप डीएनए को देखेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो सिर्फ आपको सिंगल स्ट्रैंड दिखाई देगा। मतलब डीएनए आपको डबल हेलिक्स, मतलब दो इसके स्ट्रैंड दिखाई देंगे, एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री आपको स्ट्रैंड दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब आरएनए पाए जाते हैं। तो इसका जो ये डबल हेलिक्स, डबल का मतलब एक हेलिक्स ए, एक हेलिक्स ए, दोनों को क्या किया है? ट्विस्ट किया गया है, जैसे सीढ़ी की संरचना लैडर लाइक, तो उसी प्रकार। तो उसकी खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। देखिए इसकी खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, 10 साल के बाद मिला था। ठीक है, तो जो डीएनए की 3 आयामी डबल हेलिक्स संरचना है वो किसने खोजा था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा सही ढंग से स्पष्ट की गई थी। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा, देखिए 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे काम किया था, ये नहीं कि वाटसन और क्रिक एक ही हैं, ये दोनों 2 साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खोज किसने की थी और 3D स्ट्रक्चर किसने दिया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल जब पूछेगा तभी आप कहेंगे वाटसन एंड क्रिक। लेकिन अगर पूछ लिया कि सबसे पहले इसको आइसोलेट किसने किया या ऑब्जर्व किसने किया, इसका खोज किसने किया, तो किसका नाम देंगे? फ्रेडरिक मिशर ने। और क्या नाम दिया था उसको? न्यूक्लिन। क्यों दिया था? क्योंकि न्यूक्लियस में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द, अब डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था। डीएनए क्या है? डीएनए क्या करेगा? एक राइबोन्यूक्लिक अम्ल है या एसिड है, वह अणु है जो किसी जीव के
विकास और कार्य प्रणाली के लिए आनुवांशिक जानकारी का वहन करता है, मतलब उसको एक तरह से कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस जो ये आपका डीएनए तो आप जान गए, अब डीएनए में भी क्या है, जीन है। जीन का मतलब डीएनए का एक आप छोटा सा सेगमेंट लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसी को हम बोल देंगे जीन। ठीक है, तो अब जीन क्या है, अ जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, किसका, हेरिडिटी का क्या है, ये फंडामेंटल, आप कह सकते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट, बेसिक फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। अगर नोट्स प्रॉपर बनाना है तो क्या होगा, ए जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। मतलब क्या हो गया कि जीन आनुवांशिकता की क्या है, मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो याद रखिएगा, जीन किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया जीन के बारे में। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए की अगर आप संरचना देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उसका डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो ये आप देखेंगे दो तरह के ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मेजर ग्रुप होते हैं और एक माइनर ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो मेजर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। आपको देखिए यहाँ पर गड्ढे, अगर आपको जैसे डबल हेलिक्स मॉडल है वो ट्विस्ट जब होते हैं तो एक बार लेफ्ट साइड में एक तरफ, एक बार राइट साइड। ठीक है, इस तरह से वो क्या होते हैं, कॉइलिंग करते हुए जाते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आपको गड्ढा यहाँ पे डीपेस्ट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे मेजर ग्रुप। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है देन उसके ऊपर के। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनर ग्रुप, फिर यहाँ पे मेजर, फिर माइनर। तो याद रखिएगा अल्टरनेट करके, अगर आप डीएनए का कभी भी स्ट्रक्चर देखिएगा तो उनका अल्टरनेट देखेंगे तो आपका हो जाएगा एक माइनर ग्रुप दिखाई देगा, फिर मेजर, फिर माइनर, फिर मेजर, मतलब अल्टरनेट ही दिखाई देंगे। अगर मेजर पहले तो फिर माइनर, फिर मेजर, फिर माइनर, और माइनर पहले है तो पहले माइनर फिर मेजर। ठीक है, तो इस प्रकार इसके ग्रुप मतलब गड्ढे थोड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद आप बेसिस देख रहे हैं, बेसिस मतलब क्या, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजनस बेस आपको दिखाई दे रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, जुड़े हैं। फिर है यहाँ पर, इसी को हम क्या बोल देंगे, ये बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन बेसेस, बेस के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इनके लेंथ को देख लेते हैं। अगर पूरा आप इनका ये देखेंगे, ये जो डायमीटर इनका व्यास देखेंगे तो कितना है, 20 नैनोमीटर। ठीक है, और अगर एक हेलिक्स का करके पूछ लेता है कि एक हेलिक्स की मतलब जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, एक हेलिक्स समझ रहे हैं ना, कि मतलब एक फोल्ड, मतलब एक कॉइल करने में कितना उसकी लंबाई जा रही है। एक कॉइल का मतलब क्या है, ऐसे एक बार ऐसे आया, ठीक है, फिर इधर से, फिर इनका भी बनाएंगे तो ये क्या होगा, इनके एक हेलिक्स हुए। ठीक है, एक बार इधर और एक बार इधर, तो ये दोनों मिला के एक हेलिक्स। क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा ये एक बार अगर आप इस स्ट्रिप को मतलब इस स्ट्रैंड को देख रहे हो तो ये ऊपर है, ठीक है, फिर ये नीचे इसके चला गया तो अब दूसरा इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यही अगर एक बार ऊपर यहाँ पर देखिए, फिर एक बार यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, तो ये आपका एक हेलिक्स हो गया। और इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.4 नैनोमीटर। लेकिन फिर यहीं पे अगर एक पूरे बेस पेयर की बात करें कि दो, मान लीजिए यहाँ पे बेस पेयर है तो आपको प्यूरिन पिरिमिडिन पता है, तो अगर उन दोनों के बीच का गैप कितना है, मतलब सिर्फ एक बेस के बीच में गैप कितना होता है, कितने उसकी लंबाई होती है, तो याद रखिएगा इसी का ये अगर मान याद है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस इसके आगे क्या करना है, पॉइंट एक बढ़ा देना, मतलब 0.34 नैनोमीटर। मतलब 3.4 याद है एक हेलिक्स का, तो एक बेस पेयर का याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और ये पूरी आप जान ही रहे हैं 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंड फॉर्मिंग डबल हेलिक्स। ठीक है, डीएनए क्या होता है, ये दो लंबी स्ट्रैंड से बना होता है जो क्या होगा, एक डबल हेलिक्स बनाता है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं दो मतलब डबल हेलिक्स बनाएगा। यहाँ पे दो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो प्रत्येक
स्ट्रैंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स बेटा किसको किसको बोलेंगे, अभी मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड्स पूछ लिया तो उसमें शुगर भी आ जाएंगे, पेंटो मतलब आपके फास्फेट ग्रुप भी आ जाएंगे और प्लस आपके शुगर भी आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्या आ जाएंगे, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। सॉरी 2 बार मैंने शुगर बोल दिया। क्या क्या आएंगे, शुगर आएंगे, आपके फास्फेट ग्रुप आएंगे और प्लस आपके जो भी बेस पेयर हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियोसाइड पूछ लिया, अगर न्यूक्लियोसाइड दिया है तो न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या बोलेंगे, फास्फेट, किसके लिए, डीएनए के लिए। और आरएनए में सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब वहां पे फास्फेट ग्रुप हमेशा क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो प्रत्येक आपके स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं तो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब प्रत्येक स्ट्रैंड मतलब यही ना, इन्हीं की बात कर रहा है। तो अब इस स्ट्रैंड में क्या क्या हो सकते हैं, आपको यहाँ पर ये दिख ही रहा है, ये आपको क्या है, बेस पेयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी वजह से वो कनेक्ट है। ठीक है, फिर ये जो आपके संरचना है, जो उसका ढांचा बन रहा है, वो किससे बन रहा है, इसी फास्फेट ग्रुप से। तो याद रखिएगा कि जो प्रत्येक जितने भी आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं वो किससे किससे मिलकर बने होते हैं, शुगर से। और किस शुगर से, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, तो कौन सा इसमें शुगर पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोस। फिर है फॉस्फेट ग्रुप आएगा और नाइट्रोजनस बेस आएगा। और नाइट्रोजनस बेस मैंने अभी बताया कि 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होंगे, प्यूरीन प्लस पिरिमिडीन या पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन, फिर से यहाँ पे लिख दें पायरिमिडीन। ठीक है, अब प्यूरीन में क्या आएगा, एडेनिन, ग्वानिन, और इसमें क्या आ जाएगा, पिरिमिडीन में क्या आ जाएगा, थाइमीन एंड साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर पूरा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये आरएनए आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडेनिन दिखाई दे रहा है, यूरेसिल। ठीक है, थाइमिन की जगह आपको क्या दिखाई देगा, यूरेसिल। तो ये एडेनिन, यहाँ पर आरएनए में देखेंगे एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देगा और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये फास्फेट शुगर है, सॉरी ये फास्फेट है, मतलब जो इसका बैकबोन डीएनए का जो स्ट्रैंड बन रहा है, बैकबोन बनता है, वो किससे बनता है, फास्फेट से। ठीक है, उसके बाद फास्फेट प्लस शुगर दोनों मिलके, और ये जो चेन दिखाई दे रही है आपके, ये क्या है, यहाँ पे बेस पेयर है। और इसमें भी देखिए जो बेस पेयर है, आपको थाइमिन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये क्या है, ये थाइमिन है, और थाइमिन से कौन जुड़ा हुआ है, एडेनिन दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, एडेनिन है, ये थाइमिन है। फिर इसके बाद आपको जो दूसरा स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिए इस कलर में ब्लैक वाला, तो ये क्या है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करें बेस पेयर के जो रूल हैं। ठीक है, कैसे कैसे, वैसे मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू आपको मैं दिखा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, और इससे देखिए ये नाइट्रोजनस बेस लगे हुए। ठीक है, और देखिए इसी का ही एंटी पैरेलल आपको इधर दिखाई दे रहा हो, क्योंकि जो डीएनए होता है ना उसका, देखिए अगर मान लीजिए ये इसका स्ट्रैंड है एक, तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, मतलब ये होगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद रखिएगा जो पहला स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये दिख रहा है और इधर उसी का वहां पे उल्टा हो गया। ठीक है, अपोजिट दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है फॉस्फेट ग्रुप इस प्रकार है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये अपोजिट हो गए हैं। ठीक है, और बीच में लगे हैं इनके क्या, नाइट्रोजनस बेसिस। तो देखिए जो एडेनिन है, थाइमिन है, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। फिर आपको फिर थाइमिन एडेनिन दिखाई दे रहे हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एडेनिन थाइमिन है, तो थाइमिन अगर आगे लग गया तो वहाँ पे एडेनिन हो जाएगा उसकी जगह पे, तो इनके भी बीच में क्या डबल बॉन्ड ही रहेगा। प्लस फिर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एडेनिन थाइमिन ही है, ठीक है। तो थाइमिन और एडेनिन हुआ, चाहे एडेनिन थाइमिन हुआ, किसी तरह से, चाहे एडेनिन थाइमिन से जुड़े चाहे थाइमिन एडेनिन से जुड़े, तो उनके बीच में हमेशा आपको डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे ग्वानिन और साइटोसिन को, तो इनके बीच में आपको हमेशा कैसा बॉन्ड दिखाई देगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इनकी पोलैरिटी याद रखिएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये फर्स्ट स्ट्रैंड की बात हो रही है, और जो सेकेंड स्ट्रैंड है उसका क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, याद रखिएगा, ठीक है। पूछता है कि स्ट्रैंड जो डीएनए है उसका जो पहला स्ट्रैंड होता है उसकी पोलैरिटी क्या है, तो 5 से 3 होता है, और दूसरा 3 से प्राइम, मतलब 3 से 5 प्राइम, ठीक है। मतलब उसका हमेशा एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या, उसका हमेशा अपोजिट होगा, तो याद रखिएगा इतनी बातें। आगे यहाँ पे देख लीजिए एडेनिन पेयर्स, क्योंकि देखिए मैं आपको समझा दी, प्लस आपको यहाँ पे प्रॉपर यहीं पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो एडेनिन है पेयर्स विथ थाइमिन, ठीक है। एडेनिन हमेशा किससे पेयर करता है, थाइमिन से करता है, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि देखिए डीएनए के बारे में आप 2-4 बात जरूर याद रखिए। सबसे पहले खोज किसने की, ठीक है, उसके बाद इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया, प्लस किससे किससे मिलकर बना है, ठीक, और जो आपका नाइट्रोजनस बेस है उसमें भी, तो जो नाइट्रोजनस बेस में भी कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन, तो उसमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब इतना भी आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं दे देगा कि बस प्यूरिन पिरिमिडिन सिर्फ आप नाम लिखकर चले आए हो गया, ठीक है। अब वो प्यूरिन का भी पूछ सकता है कि इसमें कौन से प्यूरिन है कौन से पिरिमिडिन है, और अगर एग्जामिनर को इससे भी डीप जाने का मन है तो क्या करेगा, उसमें भी उनके बीच बॉन्ड पूछ लेगा कि एडेनिन से कौन जुड़ता है, ग्वानिन से कौन जुड़ता है, या फिर एडेनिन थाइमिन के बीच में कितना बंध पाया जाता है, या ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कितना बंध पाया जाता है। और उससे डीपेस्ट आप समझ ही रहे पोलैरिटी, तो आप वैसे भी याद रख लीजिएगा 5 से 3 है, फिर 3 से 5 है, ठीक है। तो एडेनिन पेयर विथ थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन विथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर लिखना हो तो लिख लीजिएगा विथ ट्रिपल, विथ क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर साइटोसिन पेयर करेगा किससे, ग्वानिन से, तो इसको क्या कितने बॉन्ड से, विथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं ना, मतलब अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक दूसरे के मतलब क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। द 2 स्ट्रैंड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, वन फ्रॉम क्या, वन पहला क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड द अदर फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, उसका अपोजिट ही दिखाई देगा, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो सेल होता है उसमें आपको जो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, ये सेल है, ठीक है, और इस सेल में आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस, और इसी में ही उपस्थित होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और आप जान ही रहे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, मतलब डीएनए पाया जा रहा है, अब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वहाँ भी पाया जाएगा, प्लस आपको यूकैरियोट्स में भी दिखाई देंगे, लेकिन यूकैरियोट में सिर्फ सेल में ही नहीं, आपको क्या कहते हैं, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखाई देते हैं और प्लास्टिड में भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मोस्ट डीएनए इज, सबसे ज्यादा कहाँ लोकेटेड होते हैं, सेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो वहां पे क्या बोलेंगे, वेयर इज इट कॉल्ड, न्यूक्लियर डीएनए। अगर न्यूक्लियस में पाया जाएगा तो न्यूक्लियर डीएनए, बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन आल्सो बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ संख्या में पाए जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल
डीएनए, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं, मतलब प्लास्टिड को क्या बोलते हैं, लवक, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक टॉपिक बस शॉर्टकट बस ऐसे आप समझ लीजिए, उसको फिर हम बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे कि यहाँ पे मैं आपको सेंट्रल डोग्मा बताने जा रही हूँ। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो देखिए सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है, यही है सेंट्रल डोग्मा। तो इसको हम कहते क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर डीएनए से, एक मिनट लिख के बता रहे हैं कि जब भी डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। याद रखिएगा डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आप फिर लिख लीजिएगा नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, इसको फर्स्ट मत करिए, इसको सेकंड ही कर दीजिए, ठीक है, इसको सेकंड करिए। फर्स्ट में याद रखिएगा एक कि मान लीजिए डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए, तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। ये भी टर्म याद रखिएगा, इसको हम फिर डिटेल में बताएंगे कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है। देखिए जब भी डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। तब डीएनए से डीएनए का मतलब क्या है, डीएनए की ही कॉपी बनाना, क्योंकि हमारे शरीर में तो एक ही डीएनए तो है नहीं, ठीक है, मतलब डीएनए एक ही है, लेकिन ये है ना कि उसमें भी बहुत सारे उसकी कॉपीज आपको दिखाई देंगे, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। देखिए एक डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए, तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बनेगा, देखिए यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा डीएनए से जब भी आरएनए बनेगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन तीसरा स्टेप क्या है कि आरएनए से अब क्या बनेगा, प्रोटीन, क्योंकि मोस्टली जो आरएनए होते हैं वो प्रोटीन बनाने में ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, नोन एज क्या, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर डीएनए से डीएनए तो रेप्लिकेशन, लेकिन डीएनए टू आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन तो ट्रांसलेशन। लेकिन एक केस और आता है कि अगर मान लीजिए डीएनए से आरएनए बना तब तो हम इसको बोल दिए ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन गया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, अब क्या है, अब उल्टा हो रहा है ना, आरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये अपोजिट हो गया, तो इसको नाम दे देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब एक पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर आरएनए से क्या बना, डीएनए, और फिर इसी डीएनए से फिर आरएनए बनता है, तब जाके प्रोटीन बनता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या नाम है इसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको कहाँ दिखाई देता है, वैसे हर जगह आपको ट्रांसक्रिप्शन ही दिखाई देगा, लेकिन आपको अभी मैंने आपको एचआईवी वायरस के बारे में बताया, ठीक है। एचआईवी वायरस क्या, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति में क्या होता है, वायरस एड्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वही वायरस है जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें आप हमेशा किस प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, वहां पर हमेशा आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाई देता है। मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी डीएनए से आरएनए से जब भी डीएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये प्रोसेस होते कैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। तो आगे चलते हैं, लास्ट है इसका कि फंक्शन क्या है। अब डीएनए का फंक्शन जान लीजिए। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का कार्य क्या है, ठीक है। तो आपको पूरा मैंने बेसिक से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके यहाँ पे समझाया, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जिससे यहाँ पे क्वेश्चन आए और आप उसको पुटअप ना कर सकें, तो उसको हल ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो पहले क्या करेगा, स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। अभी मैंने बताया कि जितने भी जेनेटिक मतलब आनुवांशिक सूचना है, आनुवांशिक जानकारी, इसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर है गाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस,
ये क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण में मार्गदर्शक करता है। कैसे करता है, अभी मैंने बताया कि डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आप हो गया आपका, मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो मार्ग ही दे रहा है ना, क्योंकि अब डीएनए जब आरएनए बनाएगा तभी ना आरएनए जाके प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो मार्ग सबसे पहले कौन दिखा रहा है, डीएनए ही दिखा रहा है। कैसे, जैसे मान लीजिए जो गुरु हैं, टीचर हैं, कैसे बच्चों को क्या करेंगे, पहले मार्ग ही दिखाते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं, तभी वो जाके भविष्य में कुछ करते हैं, पढ़ते लिखते फिर आगे कुछ बढ़ते हैं। ये थोड़ी घर बैठे बैठे सब कुछ आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, डीएनए पहले क्या करेगा, पहले प्रोटीन को पहले आरएनए बनाएगा, तभी ना आरएनए जाके आगे मतलब उसको मार्ग दिखाएगा कि चलो मैंने तुमको ये बता दिया, अब तुमको आगे क्या करना है। तो वो क्या करेगा, प्रोटीन, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में डीएनए आरएनए का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब आरएनए बन रहा है तो आरएनए जब तक हमारे प्रोटीन का निर्माण करेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा आरएनए का, ठीक है। आरएनए बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये क्या करेगा, गाइड करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और क्या करेगा, पासेस हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब माता पिता से क्या होगा, संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण करता है। किस फॉर्म में करता है, जीन के फॉर्म में। याद रखिएगा जीन, क्योंकि जीन ही जो है वो क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।